नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत। आदिकालीन साहित्य, इस पर हम पूर्व में भी चर्चा करते आए हैं। इससे पूर्व में हमने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य पर चर्चा की। साथियों, अब हम आदिकाल के सबसे महत्वपूर्ण साहित्य, जिसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत विशेष महत्व प्राप्त है, वह है रासो साहित्य, और इसी पर अब हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इस काल में व्यापक रूप में रासो साहित्य की रचना हुई। हम प्रमुख प्रमुख रासो ग्रंथों की यहाँ पर चर्चा करें तो सबसे पहले विजयपाल रासो, इसके लेखक हैं नल्ल सिंह, हमीर रासो, शारंगधर, खुमाण रासो, दलपति विजय, बीसल देव रासो, इसके लेखक नरपति लाल, पृथ्वीराज रासो, जिससे आप भली प्रकार परिचित हैं, चंद्रबरदाई, परमाल रासो, इसके लेखक हैं जगनिक, आदि आदि। प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी रासो ग्रंथ की चर्चा जब हम करते हैं तो इन सभी रासो ग्रंथों में वीर गाथाओं का या वीर रस को लेकर के रचना नहीं की गई। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के आदिकाल जिसे हम कहते हैं वह वीर गाथाओं का युग है। इस काल में जहाँ एक और जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य का निर्माण हुआ, वहाँ दूसरी ओर राजस्थान में चारण कवियों द्वारा रचित काव्य भी रचे गए। इनका प्रधान विषय वीर गाथाओं से संबद्ध है, अतः इन्हें वीर गाथा काव्य भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ प्रमुख जो रासो साहित्य मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें से खुमाण रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन विशेष रूप से किया गया है, या यूं कहें ये वो ग्रंथ हैं जो वीर रस प्रधान आदिकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। विद्यार्थियों, इन वीर गाथाओं की प्रमुख प्रमुख विशेषताओं पर आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, ये जो वीर गाथाएं लिखी गई, इनकी जो सबसे पहली विशेषता है वह है संदिग्ध रचनाएं। विद्यार्थियों, इस काल में उपलब्ध होने वाली प्राय सभी वीर गाथाओं की प्रामाणिकता संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। कारण ये बहुत पुराना हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल की रचनाएं हैं, अब उपलब्ध नहीं होती, और उपलब्ध होती है तो वो उस स्वरूप में उपलब्ध नहीं होती जिस रूप में उन्हें होना चाहिए था। इस काल में रचित 4 काव्य, जैसा मैंने बताया, खुमाण रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो, भाषा, शैली और विषय सामग्री की दृष्टि से इन ग्रंथों के संबंध में कहा जा सकता है कि इनमें निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्धन मतलब घटत बढ़त होती रही। यह परिवर्तन और परिवर्तन का कार्य इतने प्रचुर मात्रा में हुआ कि इसका मूल रूप ही दब गया है। यह संबंधित आश्रयदाताओं के काल में भी लिखी गई, इस बात को निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। खुमाण रासों में 16वीं शताब्दी तक की सामग्री का समावेश कर लिया गया है, अर्थात बाद के जो लेखक आए वो उसमें सामग्री जोड़ते गए। परमाल रासों का स्वरूप आलय खंड से कितना ही बदला हुआ है। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासों की भी स्थिति यही है।
हाँ, बीसलदेव रासो के लघु काव्य होने के कारण उसमें अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। समग्र रूप में इन ग्रंथों के मूल रूप की पहचान बहुत ही मुश्किल कार्य है। विद्यार्थियों, दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है ऐतिहासिकता का अभाव। इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन शुद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इन कवियों के द्वारा दिए गए संवत और तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती, बल्कि उस समय में लिखे गए संस्कृत काव्यों में दिए गए संवतों और घटनाओं से भी इनका मेल नहीं बन पाता। इन काव्यों में इतिहास की अपेक्षा कल्पना की अधिकता है। विद्यार्थियों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज को उन राजाओं का भी विजेता कहा गया है जो उससे कई शताब्दियों पूर्व अथवा उसके बहुत बाद में विद्यमान थे। ऐसी घटनाओं के आधार पर ही इनकी ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। विद्यार्थियों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनकी युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का वर्णन इन ग्रंथों का प्रमुख विषय है और यह वर्णन इतना सजीव है कि इससे पूर्व के संस्कृत आदि साहित्यों में भी ऐसा श्रेष्ठ वर्णन देखने को नहीं मिलता। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय के सारे चारण भाट कवि एक हाथ में कलम और एक हाथ में तलवार रखा करते थे। वे स्वयं युद्धों में भाग लिया करते थे और युद्धों को अपनी आंखों से देखा करते थे। उन्होंने जो वर्णन किया वह इतना सजीव है, ऐसा लगता है मानो वो वर्णन नहीं बल्कि आंखों देखा हाल है। वो खुद युद्ध लड़ते थे और उसका बहुत सटीक बिंब रूप में चित्रण प्रस्तुत किया करते थे। ये उस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। विद्यार्थियों, अगली विशेषता संकुचित राष्ट्रीयता। चारण कवियों ने अपने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा का मुक्त कंठ से बड़े खुले रूप में गुणगान किया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका चलानी थी। अपनी आजीविका प्राप्ति के लिए उसे अनधिकारी राजाओं एवं सामंतों की भी प्रशंसा की है जो उसके अधिकारी नहीं है। जैसे देशद्रोही जयचंद के का गुणगान भी उस समय मिलता है। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश लिखा और मधुकर ने जय मयंक जस चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखा। ये उसके अधिकारी नहीं थे, लेकिन उसकी प्रशंसा हुई। उस समय राष्ट्र शब्द से समूचे भारत का अर्थ नहीं लिया गया, बल्कि अपने अपने प्रदेश एवं राज्य को का ही अर्थ ग्रहण कर लिया गया। जैसे अजमेर और दिल्ली के राजकवि को कन्नौज अथवा कालिंजर के समृद्ध अथवा उजड़ हो जाने पर कोई दुख या विषाद नहीं होता था। उस समय के राजाओं ने अपने 150 गांवों को बड़ा राष्ट्र समझ रखा था, तो फिर उनके आश्रित कवियों को उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना था। छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन महाराजा धीराज वस्तुतः यह देश का दुर्भाग्य था। यदि उस समय राष्ट्रीयता का व्यापक रूप होता तो निश्चय था कि हमारे देश का मानचित्र आज और कुछ ही होता। विद्यार्थियों, इसी क्रम में पांचवी विशेषता वीर और श्रृंगार रस। बड़ी विचित्र बात, दो प्रमुख रस, एक तरफ वीर रस और दूसरी ओर
श्रृंगार रस। जब युद्धों की बात हो तो वीर रस, और जब युद्ध नहीं हो तो विलासिता, श्रृंगार रस। इन वीर गाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत मिश्रण। वीर रस का तो इतना सुंदर वर्णन हुआ है कि बाद के हिंदी साहित्य में वीर रस का इतना पुष्ट रूप मिलना दुर्लभ है। उस समय युद्धों का बाजार चारों ओर गर्म था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक युद्धों के लिए उनमें एक अदम्य उत्साह था। उस समय की वीरता का आदर्श इन पंक्तियों में देखने को मिलता है, जो पंक्तियां इस प्रकार है विद्यार्थियों कि 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। देखिए कितनी बड़ी बात कही कि 18 बरस, बस 18 बरस तक युद्ध में लड़ते हुए क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त हो जाए, यही उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। विद्यार्थियों, इन वीर गाथाओं में शांत तथा हास्य रस को छोड़कर अन्य सभी रसों का समावेश है। श्रृंगार रस के वर्णन के अंतर्गत इन्होंने षट ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन आदि काव्य रूढ़ियों का भी सम्यक निरूपण किया है। विद्यार्थियों, वीर और श्रृंगार जैसे दो विरोधी रसों का समावेश इस साहित्य में इतने सुंदर ढंग से किया गया है कि कहीं भी विरोध दिखाई नहीं देता। ये इस काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। अगली विशेषता पर हम आए, प्रकृति चित्रण। इस साहित्य में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण मिलता है। नगर, नदी, पर्वत आदि का वर्णन भी बड़ा ही शोभायमान बनता है। प्रकृति के स्वतंत्र रूप में चित्रण के स्थान इन काव्यों में बहुत कम है। अधिकतर उसका उद्दीपन रूप में ही वर्णन किया गया है। प्रकृति चित्रण की जो उदार शैली बाद के छायावादी युग में मिलती है, वह इस काल में नहीं है। कहीं कहीं तो उन्होंने प्रकृति चित्रण में सिर्फ नाम गिना दिए हैं, जहाँ रस की आशा नहीं की जा सकती। विद्यार्थियों, अगली जो विशेषता है वह है रासो ग्रंथ। इस साहित्य के सभी ग्रंथों के नाम के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है, जो कि काव्य शब्द का पर्यायवाची है। कुछ लोग रासों का संबंध रहस्य अथवा रसायन से जोड़ते हैं, किंतु यह भ्रामक है। मूल रूप में रासक एक छंद है, जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में संदेश रासक आदि ग्रंथों में मिलता है। फिर इसका प्रयोग गेय रूपक के अर्थ में होने लगा, मतलब गाई जाने वाली रचनाएं रासक के नाम, रास के नाम लेगी। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग चरित्र काव्य एवं कथा काव्य के लिए होने लगा, जैसे खुमान रासो, पलमाल रासो, हरिमाल रासो हमने बताए हैं। रासो नाम के चरित्र काव्यों में से कुछ का उपयोग गाने के लिए अधिकतर होने लगा। इससे जनवाणी ने इनको धीरे धीरे अपने अपने समय के अनुरूप करते करते इनका पुराना रूप ही बदल गया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आलाखंड है। विद्यार्थियों, अगली विशेषता पर आए। इस काव्य के, रासो काव्य के दो रूप देखने को मिलते हैं। जो वीर गाथाएं लिखी गई उसके दो रूप, मुक्तक और प्रबंध। प्रथम रूप का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ बीसलदेव रासो है, मुक्तक की श्रेणी में, और दूसरे का प्राचीन रूप पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। इन दो रूपों के अतिरिक्त उस साहित्य में और कोई दूसरा काव्य रूप नहीं है। उसमें काव्य रूपों की विविधता का अभाव है,
अलग अलग काव्य रूप नहीं है, दो ही हैं, या तो प्रबंध और या मुक्तक। न तो उस समय दृश्य काव्य था और न ही गद्य का प्रचलन था। उस समय की कुछ रचनाएं अप्रमाणिक और कुछ अर्ध अप्रमाणिक और नोटिस मात्र है। जैसे भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश तथा मधुकर का जय मयंक जस चंद्रिका दोनों ही इस कोटि के ग्रंथ हैं। विद्यार्थियों, हम अगली विशेषता पर चलें। इस काल में कुछ गद्य का स्वरूप भी देखने को मिलता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका उल्लेख करना यहाँ पर जरूरी है। इस काल में काव्य के मुक्तक और प्रबंध, इन दो रूपों के अतिरिक्त फुटकर रूप में गद्य लिखे जाने का संकेत भी मिलता है। जैसे राउल वेल, इसे चंपू काव्य भी कहते हैं। गद्य पद्य और गेय का मिश्रित रूप जो होता है वो चंपू काव्य होता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा वर्ण रत्नाकर नामक रचनाएं इस दिशा में उल्लेखित की जा सकती हैं। राउल वेल में राजकुमारी के नक्श का वर्णन है, जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण संबंधी ग्रंथ है और वर्ण रत्नाकर तत्कालीन भारत का कोणात्मक ग्रंथ है। इन ग्रंथों से गद्य धारा की सूचना भी मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा मैंने बताया कि ये सारा साहित्य राजा महाराजा सामंत इनके इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए एक बहुत बड़ी कमी जो इस काल की प्रवृत्ति है वह है यह काव्य जन जीवन से दूर है। इन ग्रंथों में सामंती जीवन उभर कर आया है, इनका जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। राज दरबारी कवि से जन जीवन की विस्तृत व्याख्या की आशा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो राज कवि होते हैं, आम लोगों से दूर होते हैं। वीर गाथाओं तथा रीति ग्रंथ के कवियों ने स्वामीन सुखाय, हमने पहले बात की थी, तुलसीदास कहते स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए, लेकिन इन्होंने स्वामीन सुखाय, अपने स्वामियों के सुख के लिए काव्यों की रचना की। अतः उनमें साधारण जनजीवन के अभावों का वर्णन देखने को नहीं मिलता। अगली विशेषता, इस काल के छंदों में बड़ी विविधता देखने को मिलती है। इस साहित्य में छंद क्षेत्र में तो मानो एक क्रांति ही हो गई। छंदों का जितना विविधोमुखी प्रयोग इस साहित्य में हुआ, उतना इसके पूर्ववर्ती साहित्यों में नहीं हुआ। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, पद्दरी, आर्या, सट्टक, रोला, उल्लाला, कुंडलियां आदि आदि छंदों का प्रयोग बड़ी ही कलात्मकता के साथ काव्य के अंदर किया गया। यहाँ छंद परिवर्तन केशव की रामचंद्रिका के समान चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि भावों को प्रस्तुत करने के लिए। इस परिवर्तन में कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद ने कहा इनके बारे में कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। बहुत अच्छी बात है। शब्द भाव छंद के साथ जुड़े हुए हैं, ये उस काव्य की बहुत बिरली अनुपम विशेषता है। अंतिम विशेषता, डिंगल और पिंगल भाषा। ये राजस्थान की पुरानी भाषाओं में इन शब्दों का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों, इन काव्यों की यह एक बड़ी उल्लेखनीय विशेषता है, डिंगल भाषा का प्रयोग। उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा को आज के विद्वान डिंगल नाम से पुकारते हैं। यह भाषा वीरता के स्वर लिए बहुत ही उपयुक्त भाषा थी। चारण कवि अपनी कविता को बहुत ऊंचे स्वर में पढ़ते थे और डिंगल भाषा उसके बिल्कुल उपयुक्त थी। उस समय की अपभ्रंश मिश्रित
साहित्यिक ब्रज भाषा पिंगल के नाम से जानी जाती थी। राजस्थानी मिश्रित डिंगल और ब्रज मिश्रित पिंगल। इन काव्यों में संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों के अतिरिक्त अरबी और फारसी के भी शब्द पाए जाते हैं। इनमें तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह प्रवृत्ति डिंगल भाषा के सर्वथा अनुकूल थी। डिंगल भाषा में जितना आप तद्भव शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना ही वे प्रभावशाली हो। संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के समान डिंगल भाषा के अधिकांश रूप बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, इस वीर गाथाओं के साहित्य जो था, इनकी विशेषताओं को हमने देखा, कुछ कमियां और कुछ बड़ी खूबियां हैं। अगर हम इनके महत्व पर थोड़ी सी चर्चा करें तो इस साहित्य का ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से बड़ा महत्व है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह साहित्य अत्यंत उपयोगी है। इसमें वीर तथा श्रृंगार का सुंदर वर्णन हुआ है। निसंदेह इन ग्रंथों में बहुत बड़ा चढ़ा करके, जिसे कहते हैं अतिरंजनापूर्ण शैली का प्रयोग होने के कारण इतिहास दब गया है। परंतु फिर भी राजस्थान का इतिहास इन ग्रंथों में अवश्य देखने को मिलता है, जिसका उपयोग थोड़ी सतर्कता के साथ किया जा सकता है, थोड़ी सतर्कता के साथ किया जा सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के इस वीर गाथा साहित्य के संबंध में कहे गए शब्द मैं आपके सामने रखूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस काल के कवियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि इनके सामने पीछे के कवियों की अनुप्रास गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती। बहुत बड़ी बात कही। बाद के कवि निर्जीव रचनाएं, कर्कश पदावली के बीच वीर भावों से भरी हिंदी के आदि युग की यह कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी समता नहीं रखती। ये शब्द हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास के। निश्चय इसी संबंध में रविंद्रनाथ ठाकुर लिखते हैं कि भक्ति साहित्य में प्रत्येक प्रांत में मिलता है। सभी स्थान के कवियों ने अपने ढंग से राधा और कृष्ण के गीतों का गान किया है, परंतु अपने रक्त से राजस्थान ने जिस साहित्य का निर्माण किया है वह अद्वितीय है। और उसका कारण भी है, राजपूताने के कवियों ने जीवन की कठोर वास्तविकताओं का स्वयं सामना करते हुए युद्धों के नक्कारों की ध्वनि के साथ स्वाभाविक काव्य गान किया। बहुत सुंदर बात। आगे भी लिखते हैं, उन्होंने अपने सामने साक्षात शिव के तांडव की तरह प्रकृति का नृत्य देखा था। क्या कोई कल्पना द्वारा उस कोटि के काव्य की कल्पना कर सकता है? राजस्थानी भाषा के प्रत्येक दोहे में जो वीरत्व की भावना है और उमंग है, यह राजस्थान की मौलिक निधि है और समस्त भारतवर्ष के गौरव का विषय है। यह स्वाभाविक, सच्ची और प्राकृत है। ये शब्द हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। प्रिय विद्यार्थियों, श्याम सुंदर दास और रविंद्रनाथ टैगोर जो बात कह रहे हैं, वो जब हम पढ़ते हैं तो इस सारे साहित्य पर हमें अपार गर्व होता है। कुछ कमियों को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो यह विश्व का श्रेष्ठतम साहित्य कहलाने योग्य है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आदिकाल के साहित्य को यहीं पर समाप्त करते हैं। उनकी विशेषताओं को लेकर के, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा विद्यार्थियों, इसका संपूर्ण साहित्य सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लोक साहित्य और रासो साहित्य। इनमें से हिंदी साहित्य में अगर साहित्यिक रूप में किसी की चर्चा होती है तो वह है रासो साहित्य। एक बार मैं फिर बता दूं विद्यार्थियों,
सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये हमें उस समय की पुरानी हिंदी के दर्शन करवाती है। ये धार्मिक साहित्य भी है, इसीलिए इनका साहित्य के रूप में पठन पाठन कम ही होता है। लेकिन रासो साहित्य और लोक साहित्य में भी अमीर खुसरो, विद्यापति और ढोला मारूरा दुहा, इनकी सर्वाधिक चर्चा होती है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।